सीएम धामी का गढ़वाल मंडल में दौरा, विकास और पर्यटन को दी नई रफ्तार। अल्मोड़ा में अब तक रात में भी होगा क्रिकेट का धमाका, डाइट परिसर में तैयार हो रहा आधुनिक मैदान। वन भूमि विवाद पर छिड़ा सियासी संग्राम, हरीश रावत और सुबोध उनियाल आमने सामने। अमित शाह के उत्तराखंड दौरे से पहले गरमाई सियासत, हरक सिंह रावत ने दागे गंभीर सवाल। हरिद्वार महाकुंभ 2027 की तैयारियां तेज, सीसीआर भवन में हुई हाई लेवल समन्वय बैठक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ श्रेयोशी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों गढ़वाल मंडल के तूफानी दौरे पर हैं। बता दें, जहां वे विकास और पर्यटन को नई ऊंचाई देने में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने टिहरी गढ़वाल के पिलखी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन कर क्षेत्र को स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी सौगात दी। इस दौरान मंच पर आध्यात्मिक गुरुओं और कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी ने कार्यक्रम को और खास बना दिया। बता दें, टिहरी के बाद मुख्यमंत्री पौड़ी गढ़वाल के बिलखेत पहुंचे, जहां उन्होंने 3 दिवसीय नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल 2026 का उद्घाटन किया। बता दें, सीएम धामी ने इस मौके पर कहा कि ऐसे आयोजनों ने न केवल साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिला, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। वहीं विकास की आधारशिला से लेकर रोमांच के इस उत्सव तक मुख्यमंत्री के इन दोनों दौरे ने प्रदेश में नई ऊर्जा भर दी है। पिलखी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आज इस शिलान्यास भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर आसीन, जिनका अभी आप लोगों ने बहुत संक्षिप्त सा उद्बोधन सुना, पूरे विश्व के अंदर जिनकी एक अलग पहचान आध्यात्मिक जगत के एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में है। उत्तराखंड सरकार में अनेक विभागों के मंत्री हैं, आदरणीय सतपाल महाराज जी, और जिनके प्रयासों से ये आज पिलखी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये भूमि पूजन हुआ है। ऐसे इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय, कर्मठ और लगातार इस क्षेत्र के लिए विकास के लिए प्रयत्नशील रहने वाले ऐसे जुझारू विधायक भाई सतलाल शाह जी, भिलंगना ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख श्री राजीव भंडारी जी, हमारे वरिष्ठ नेता हथकरघा विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंहवाल जी, नगर पंचायत घनसाली के अध्यक्ष भाई आनंद सिंह बिष्ट जी, खेल जगत के लिए एक बेहद अच्छी खबर है। बता दें, यहां डाइट परिसर में अब खिलाड़ियों को रात में भी क्रिकेट प्रैक्टिस की सुविधा मिलने वाली है। बता दें, पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक और जिला अधिकारी अंशुल सिंह की विशेष पहल पर यहां एक आधुनिक खेल मैदान तैयार किया जा रहा है। इस मैदान की सबसे खास बात यह है कि यहां रात्रिकालीन क्रिकेट के लिए 3 विशेष पिच बनाई जा रही है। आज पूर्व मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने मौके पर पहुंचकर चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस मैदान के बनने से स्थानीय युवाओं को विश्व स्तरीय अभ्यास की सुविधा मिलेगी, जिससे अल्मोड़ा की खेल प्रतिभाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकेगी। जल्द ही यहां मैदान सुविधाओं से लैस होकर खिलाड़ियों के लिए तैयार हो जाएगा।
लंबे समय से हम प्रयासरत थे कि युवाओं को यहाँ बेहतर खेल सुविधाएं मुहैया हों, और उसी क्रम में, क्योंकि ये तो मिनी स्टेडियम की भी हमने घोषणा की थी, लेकिन कतिपय कारणों से ये कार्य नहीं हो पाया, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण। लेकिन आज जिला अधिकारी जी से हमने कहा कि यहाँ खेलों को बढ़ावा देने के लिए और विशेष तौर पर युवाओं को नशे से दूर करने के लिए आज शारीरिक दक्षता के खेलों में प्रतिभाग करवाना युवाओं को अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि आज जिस प्रकार से युवा मोबाइल और हमारा युवा आज नशे की ओर बढ़ रहा है, वो स्मैक जैसे नशे की ओर बढ़ रहा, तो उनको शारीरिक दक्षता के खेलों में प्रतिभाग करवा कर ही हम नशे से दूर करवा सकते हैं। तो ये प्रयास अपने आप में एक बहुत सफलता की ओर बढ़ रहा है और मैं आभारी हूं। मैं धन्यवाद करूंगा जिला प्रशासन का, विशेष तौर पर जिलाधिकारी जी का, कि उन्होंने खेल विभाग के माध्यम से यहाँ 3 अच्छी पिचें बन रही है, क्रीड़ा स्थल का सुधारीकरण हो रहा है। उत्तराखंड में वन भूमि विवाद पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और वन मंत्री सुबोध उनियाल के बीच सियासी संग्राम छिड़ गया है। बता दें, हरीश रावत ने वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका साफ कहना है कि दशकों से बसे परिवार को बेदखल करना पाप है और अगर 30 अप्रैल तक हक नहीं मिला तो आंदोलन तेज होगा। इधर पलटवार करते हुए वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि जो व्यक्ति खुद 3 साल मुख्यमंत्री रहा, वो आज जनता को सिर्फ बहकाने का काम कर रहा है। उनियाल के मुताबिक सरकार राहत का रास्ता तलाश रही है, जबकि विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है। हक और सियासत की इस जंग में जनता किसके साथ जाएगी, ये बड़ा सवाल है। दुर्भाग्य इस राज का कि यहाँ राजनीतिक लोग किस तरह जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। जो व्यक्ति 3 वर्ष से ज्यादा मुख्यमंत्री रहा हो और मुख्यमंत्री रहते हुए भी जो जिस चीज का समाधान न निकाल पाया हो, केवल राजनीतिक फायदा लेने के लिए जनता को भ्रमित करने का प्रयास उतना निंदनीय है। और इस तरह की हरकतों से राजनीति वगैरह बाहर जाना चाहिए, क्योंकि सत्ताएं तो आती हो जाती है, आखिर जनता को भ्रमित क्यों करते रहते हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से न केवल बिंदु करता तमाम जो हमारे ऐसे इलाके हैं जहां पर वन भूमि में लोग वर्षों के काबिज है और जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के प्राविधान में भी जो कवर नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या मैकेनिज्म बनाया जाए, इसके लिए एक तरीका, क्योंकि उसको डिफॉरेस्ट डिवीजन करने के लिए हमने उच्चतम न्यायालय के आदेश दिए कि उच्चतम न्यायालय की भी सहमति ली जाए। तो उसमें हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं कि किस तरह भारत सरकार से वार्ता करने के बाद उच्चतम न्यायालय की सहमति मिल जाएगी तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक कदम होगा। सरकार इस मामले में संवेदनशील। समय समय पर कुछ सरकारों ने, जिनमें हमारी सरकार भी है, कुछ निर्णय लिए थे, लेकिन अब वो निर्णय आगे नहीं बढ़ रहे हैं लोगों के सामने। जैसे कुछ जगहों खत्ते, गोठ, टोंगिया गांव आदि हैं जो वर्षों से मेरा अपना अनुमान है कि जब जंगल की व्यवस्था अस्तित्व में आई होगी तो उसी समय ये टोंगिया गांव आदि, खत्ते, गोठ आदि की व्यवस्था भी सामने आई। वहां लोग बसे हुए हैं, मगर देश का कानून भी कहता है, तो भारत की संसद ने वनाधिकार कानून भी बनाया है, जिसके तहत इन गांवों को राजस्व गांव का दर्जा दिया जा सकता है। ये उधम सिंह नगर में भी बहुत बड़ी संख्या में है, नैनीताल में है, यहाँ इसी तरीके की स्थिति हरिद्वार के अंदर भी है। कुछ इसी तरीके की बसासतें जो है देहरादून में भी हैं, और कुछ बसासतें ऐसी हैं जो हरिग्राम आदि आदि के नाम से, इंदिरा ग्राम आदि के नाम से बसी हुई हैं, वो भी। रुक करते अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे पर सियासत गर्मा गई है। बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चुनाव समिति प्रभारी हरक सिंह रावत ने अमित शाह के आगमन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। देहरादून में मीडिया से रूबरू होते हुए हरक सिंह रावत ने कहा कि गृह मंत्री का स्वागत है, लेकिन उन्हें प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर जवाब देना होगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अमित शाह गंगा मैया की कसम खाकर संकल्प ले कि प्रदेश में अपराध और हत्याएं बंद होंगी। इसके साथ ही रावत ने अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि आज भी वीआईपी का नाम छिपाया जा रहा है और बेटी को पूर्ण न्याय नहीं मिला है।
कांग्रेस ने मांग की कि केंद्रीय नेतृत्व इस संवेदनशील मुद्दों पर अपनी चुप्पी तोड़े। अब वो दौरा है तो इसमें मैं क्या कहूं। जिस तरह के हालात हैं प्रदेश के अंदर, जिस तरह देहरादून के अंदर हत्याएं हुई है, जिस तरह देहरादून के अंदर एक डर का माहौल, और जिस तरह पहाड़ों में मैंने पहले भी कहा जंगली जानवरों का आतंक, पूरे आतंक के और डर के साये में आज हमारा उत्तराखंड जी रहा है। तो अमित शाह देश में आ रहे हैं, तो हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि यहां जश्न मनाने के बजाय या ढोल नगाड़े बजाने के बजाय वो कसम खा ले, जैसे मैंने कसम खाई है कि मैं माला नहीं पहनूंगा, फूलों गुलदस्ता नहीं लूंगा। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह अगर इस देवभूमि में आ रहे हैं तो उस गंगा के तट कहां रहे, हरिद्वार में ना, कहां रहे, तो गंगा के तट पे जाके कसम खाए कि उत्तराखंड में कानून का राज होगा, कोई हत्या नहीं होगी, जंगली का आतंक खत्म होगा। तब तक मैं दोबारा, आज मैं गंगा जल की कसम खा रहा हूं, मैं दोबारा तब तक उत्तराखंड की धरती पर कदम नहीं रखूंगा जब तक उत्तराखंड ये देवभूमि सही मायने में देवभूमि नहीं बन जाती। अब वो दौरा है। धर्मनगरी हरिद्वार में साल 2027 में होने वाले महाकुंभ की गूंज अभी से सुनाई देने लगी है। बता दें, दिव्य और भव्य कुंभ के संकल्प को पूरा करने के लिए हरिद्वार के सीसीआर भवन में आज एक बेहद अहम बैठक हुई है। इस हाई लेवल मीटिंग में कुंभ मेला अधिकारी सोनिका और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी समेत तमाम बड़े अधिकारी और संत मौजूद रहे। बैठक का मुख्य एजेंडा आंकड़ों को भूमि आवंटन, पेशवाई मार्ग का निराधरण और धर्म ध्वज समापन स्थापना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सहमति बनाई गई है। वहीं प्रशासन का साफ कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुसार सभी निर्माण कार्य समय पर पूरा किया जाना चाहिए। वहीं संतों ने भी व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव साझा किए हैं। इस समन्वय बैठक में यह भी साफ हो गया कि 2027 का महाकुंभ न केवल सुरक्षित होगा बल्कि सुव्यवस्था का एक नया उदाहरण भी पेश करेगा। मैं चाहूंगा कि हमारे श्री में दुर्गा दास जी महाराज, मेरी उनसे वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा महाराज जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं प्रयागराज में हूँ। ऐसे कई महात्माओं की अपनी अपनी दिक्कत थी, इसलिए वो नहीं आ पाए। और जो आने वाला जो समय, जो आने वाली जो मीटिंग होगी उसमें सभी संत महात्मा उपस्थित होंगे। देखिए आज आपने देखा सभी अखाड़े बैठे। मैंने कहा ना सबसे बड़ा देश का अखाड़ा जूना अखाड़ा हमारे पचहरी जी महाराज बैठे हुए है। यहाँ आवान अखाड़ा बैठा हुआ है, आपने देखा होगा हमारा अखाड़ा बैठा हुआ है, यहाँ में निरंजनी अखाड़ा बैठा हूँ, मेरे आनंद अखाड़ा बैठा हुआ है। सभी अखाड़े देखे, मैंने कहा हम 13 अखाड़े जो है हमें आपस में सब एक ही है, सबका विजन है कि हमें कुंभ करना है। मेनली लैंड रिलेटेड इश्यूज थे, लैंड अलॉटमेंट जो हमारा होना है वो हो गए, टेम्पररी व्यवस्था हो गई, इसी प्रकार से स्थायी व्यवस्था जो हो रही है वो हो गया। इसके अलावा किस तरह से हम लोग कुंभ की जो व्यवस्थाएं कर रहे हैं उसमें क्या क्या कर रहे हैं वो हमने बताया। इन सभी चीजों पे चर्चा की तरफ से क्या मांग, मेनली लैंड अलॉटमेंट की उसकी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें वो भी अपने कुछ सुझाव दे रहे थे, वो सारे सुझाव हमने लिए हैं। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था से रिलेटेड हो गए और जो हम अस्थायी प्रकृति के काम करते हैं उसमें उनके कुछ सजेशन थे जो पिछली बार हमने किए थे, उसमें कुछ सुझाव थे जो हम इम्प्लीमेंट बिल्कुल बहुत पॉजिटिव प्रतिक्रिया थी और सारे कार्य आज हमने दिखाया प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी। उत्तराखंड में अगर आप भी बिना गाड़ी ले जाए घर बैठे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो आप सावधान हो जाइए।
क्योंकि परिवहन विभाग जल्द ही पॉल्यूशन मॉड्यूल 2.0 लॉन्च करने जा रहा है। बता दें, जो फर्जीवाड़े के खेल को पूरी तरह खत्म कर देगा। संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने बताया कि इस नए सिस्टम के तहत अब गाड़ी की जांच के दौरान उसकी रियल टाइम फोटो और वीडियो रिकॉर्ड करना अनिवार्य होगा। यानी अब सिस्टम में केवल डेटा नहीं बल्कि गाड़ी की मौजूदगी का भी सबूत भी देना होगा। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि सेंटर संचालकों की मनमानी पर भी लगाम लगेगी। इस योजना का पहला चरण देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर में शुरू होगा और जल्द ही इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। बता दें, ये सिस्टम पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। वही विभाग का मानना है कि इस तकनीकी सुधार से प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था और भी सख्त और प्रभावी होगा। एक हमारा जो पॉल्यूशन का जो मॉड्यूल है उस 2.0 कल से हम उसको लॉन्च कर रहे हैं देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर में। इसमें बहुत सारी चीज़ें अमेंड की गई हैं, जैसे कि उसका रियल टाइम पे फोटो खींचेगा और रियल टाइम पे 10 सेकंड की एक वीडियो होगी जो गाड़ी की उसी समय मौजूद, जब सेंटर पे पॉल्यूशन करवाने जाएंगे तब उसमें, ताकि ये इंश्योर हो जाए कि गाड़ी गई है। क्योंकि अभी शिकायतें ये आती थी कि कई बार किसी में गाड़ी नहीं गई और फोटो से देख के या ऐसे कुछ 1-2 केसेस आए हैं कि पॉल्यूशन कर दिया। तो इससे पॉल्यूशन की जो मशीन्स या पॉल्यूशन जो कर रहा है उसमें थोड़ी स्ट्रिक्टनेस आएगी और उसके बाद हम पूरे स्टेट में इसको रोल आउट करवाएंगे। क्या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है हरिद्वार का विकास? बता दें कि रामधाम रावली महदूद मार्ग में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो सरकारी दावों की पोल खोल रही है। यहां लाखों की लागत से बनी एक नई पुलिया उद्घाटन के कुछ ही घंटों बाद रातों रात ढह गई। हैरानी वाली बात यह है कि अभी कल ही रानीपुर विधायक आदित्य चौहान ने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन पहली रात भी यह निर्माण टिक नहीं पाया। पुलिया का लेंटर गिरते ही रामधाम और रावली महदूद का संपर्क टूट गया, जिससे हजारों राहगीर बीच रास्ते में फंस गए। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है और सीधे तौर पर घटिया सामग्री के इस्तेमाल और भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। आखिर किसकी लापरवाही से जनता की गड़ी कमाई नाले में बह गई है? खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर मसूरी से, जहां मसूरी के जड़पानी इलाके में इन दिनों बेचैनी का माहौल है। बता दें, उत्तरी रेलवे की ओर से जारी एक नोटिस ने सैकड़ों परिवारों की नींद उड़ा दी है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि यह जमीन रेलवे की है और इस पर अनाधिकृत कब्जा किया गया है। वहीं अधिकारियों ने 2 टूक चेतावनी दी है कि यदि तय समय पर कब्जा नहीं हटाया गया तो पब्लिक प्रेविनेंस 1971 के तहत बलपूर्वक कार्रवाई होगी और इसका खर्चा भी जनता से ही वसूला जाएगा। रेलवे के इस अल्टीमेटम के बाद स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं वहां रह रहे लोगों का आरोप है कि उनके पास जमीन की पुरानी और वैध रजिस्ट्री मौजूद है। उनका कहना है कि बिना किसी ठोस प्रमाण या दोबारा समीकरण किए रेलवे उन्हें बेघर करने की धमकी दे रहा है। बता दें, ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर बिना सबूतों के कोई भी कार्रवाई हुई तो वे इसका डट कर विरोध करेंगे। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे ने राजस्व विभाग के साथ मिलकर संयुक्त निरीक्षण और समाकलन की तैयारी कर ली है। अब सारा दावेदार आने वाले सर्वे पर टिका हुआ है, जिससे यह साफ होगा कि हक किसका है, रेलवे के दावों का या जनता के दस्तावेजों का। अब यह देखना होगा कि प्रशासन का क्या कुछ कहना है। इस विवाद को प्रशासन सुलझाता है या मसूरी की ठंडी वादियों में सियासी पारा और चढ़ता है। में मेरी जमीनें हैं, कुछ हमारी जमीन है जिसके ऊपर रेलवेज
क्लेम करने जा रहा है, क्योंकि काफी बड़ा एरिया रेलवेज लेना चाह रहा है। तो हम 90% लोग जो हैं वो बेचारे, मैं ये तो नहीं कहूंगा पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन उनको शायद अपने राइट्स की रियल पावर मालूम नहीं है, तो जिसकी वजह से ये लोग उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। 80% लोग यहाँ पे हैं जो बेचारे छोटे छोटे, जिन्होंने बाद में जाके जमीनें ली हैं और प्रॉपर रजिस्ट्रियां हुई हैं उनकी, लेकिन इन्होंने उसको इलीगल नोटिस देने शुरू कर दिए। क्योंकि होता क्या है, ये जो अफसर आते हैं ये बेचारे 3 साल 5 साल के लिए ट्रांसफर होके आते हैं, इन्हें तो कुछ मालूम है नहीं, और ये आके एक नोटिस इनको राय दी जाती है कि साहब एनक्रोचमेंट हो रही है, माफिया है, ये अपने ऊपर ऑफिसर्स को चिट्ठी लिखते हैं, वो बोल देते हैं पुलिस फोर्स भेजो, ये भेजो। किसी ने किसी तरह की नीचे तहकीकात करने की कोशिश नहीं करी है। ये तो परेशान करने वाली बात है, हैरेस कर रहे हैं ये लोग मुझको। अब ये लोग नोटिस देते हैं, कायदे में ये लोग मेरे पे केस करे, अगर उन पे कुछ है तो वो कोर्ट जाए, मैं भी कोर्ट जाऊंगा, कोर्ट साबित करेगा कि किसकी जमीन है किसकी जमीन नहीं है। अब इस जमीन को हम पे 50 साल हो गए और इनका रेट यहाँ पीछे बना हुआ है, आज इन्हें आगे की याद आ रही है डेट की। उससे पहले जिन पे जमीन थी उसकी रजिस्ट्री भी हम पे है, उससे पहले जिस पे जमीन थी उसकी रजिस्ट्री भी हम पे है, उर्दू में वो रजिस्ट्री है। 2 दरवाजे हमारे, मेरी रजिस्ट्री में दर्शाया हुआ है कि पूर्व की तरफ 2 रास्ते खुल रहे हैं, रजिस्ट्री में दर्शाया हुआ, फिर भी हैरेस करने वाली बात है, जोर जबरदस्ती करते हैं, कई बार नोटिस दे चुके हैं। अभी तो यही कह रहे हैं कि आप सीमांकन करवा लीजिए, जबकि इसका एक बार पहले सीमांकन हो चुका है, इस जमीन का पहले एक बार सीमांकन हो चुका है, फिर भी वो यही कह रहे हैं कि इसका एक बार सीमांकन करवा लीजिए, उसी के बाद आगे कुछ होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसे बार बार नोटिस देने से कुछ नहीं, अगर आप पे कुछ तथ्य है तो आप मुझे कोर्ट के सामने रखिए, मुझे कोर्ट नोटिस देगा, तब कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या होना क्या नहीं होना। आप कोर्ट पे रखें ना सब कुछ, कोर्ट में कुछ भी नहीं रखता। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। विकासनगर के हरबरपुर क्षेत्र से आज का दिन विकास के पन्नों में दर्ज हो गया है। बता दें, क्षेत्रवासियों को वर्षों पुरानी पेयजल समस्या से निजात दिलाने के लिए 47 करोड़ रुपए की लागत वाली अमृत 2.0 पंपिंग और नगर पालिका अध्यक्ष नीरू देवी ने विधिवत शिलापट कर अनावरण कर इस ऐतिहासिक परियोजना की नींव रखी। यह योजना न केवल हरबरपुर के लिए बल्कि प्रदेश के लिए भी खास है, क्योंकि इसे राज्य की पहली महत्वपूर्ण पंपिंग पेयजल परियोजना माना जा रहा है। बता दें, विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने इसे मुख्यमंत्री धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकासपरक सोच का परिणाम बताया है। इस योजना के पूरा होने से हर घर तक स्वच्छ और पर्याप्त पानी पहुंचेगा, जिससे हजारों नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 2047 के लिए व्यापक विजन है विकसित भारत बनाने का, उसी वजह से आप देख रहे होंगे कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी सुविधाएं हम जुटा रहे हैं वो कम से कम आने वाले 30 वर्षों के लिए, और ये लगभग 48 करोड़ रुपए की अमृत के योजना के अमृत 2 के तहत ये पेयजल योजना है, पंपिंग स्कीम। जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार काम करती है, मोदी जी के विजन के तहत प्रदेश के धामी जी की सरकार बहुत प्रोएक्टिव होकर के योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए काम करती है। उसी का नतीजा है कि हमें बहुत कम समय में मुझे इस विशाल पेयजल योजना को स्वीकृत कराने में सफलता मिली। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले के कांडा क्षेत्र में अवैध खड़िया खनन से जुड़ी जनहित याचिका पर एक बड़ा फैसला सुना है। बता दें, कोर्ट ने बागेश्वर की 165 खनन इकाइयों की सुनवाई करते हुए अल्मोड़ा मैग्नेसाइट कंपनी को दोबारा काम शुरू करने की इजाजत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने शर्त रखी है कि कंपनी को 4 महीने के भीतर राज्य प्रदूषण बोर्ड से जरूरी सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी लेनी होगी। बता दें, सुनवाई के दौरान सरकार ने पक्ष रखा कि इस कंपनी के बंद होने से राजस्व का भारी नुकसान हो रहा था और कंपनी ने कोई अवैध खनन नहीं किया है, लेकिन कोर्ट ने बाकी खनन इकाइयों को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। आपको बता दें कि कंडा से उनके घर खेत और पानी की लाइनें बर्बाद हो चुकी थी।
अब ये देखना होगा कि इस फैसले से ग्रामीणों को कितनी राहत मिलती है। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान जो लिया हुआ था बागेश्वर में सोपस्टोन माइनिंग की लीगलिटीज का, तो उसकी हेयरिंग हुई थी और सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट ऑर्डर था। उसकी लाइट में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक माइनिंग कंपनी अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड को सीमित पर्पज के लिए 4 महीने की कंसेंट टू ऑपरेट दी है, ताकि अल्मोड़ा मैग्नेसाइट में स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस और भूकंप की दृष्टि से भूगर्भीय जांच हो सके। तो इस पर्पज के लिए 4 महीने के लिए जो परमिशन दी गई थी, उसके तहत कोर्ट ने अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड को काम करने की परमिशन दी है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत, ताकि उस साइट पे स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस कराई जा सके, जो कि एप्लीकेंट का कहना था कि सिर्फ संचालन के समय ही उसकी जांच की जा सकती है। तो इसलिए इस वैज्ञानिक जांच के लिए उसको 4 महीने का समय दिया गया है ऑपरेशन के लिए, ताकि इन जांचों को किया जा सके और फर्दर 4 महीने बाद पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की परमिशन उनको दोबारा से लेनी पड़ेगी, जो भी स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस होगी उसके अकॉर्डिंग। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, जहां जसपुर के सब रजिस्ट्रार ऑफिस के कर्मचारियों पर किसानों से अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगे हैं। मामला तब गरमाया जब भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह किसानों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों से मिलने पहुंचे। बता दें, प्रेम सिंह ने बताया कि कई किसान लोन प्रक्रिया के दौरान अवैध रूप से पैसे मांगने जाने की शिकायत लेकर उनके पास आए थे। इस पर जब किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने उप निबंधक अधिकारी प्रीति मंजरी से मुलाकात की, तो उन्होंने साफ किया कि 5 लाख रुपए तक के लोन पर कोई अधिकृत शुल्क नहीं है और किसान सीधा उनके पास आ सकते हैं। हैरानी वाली बात यह है कि जब हमारी टीम ने इस पूरे मामले पर सब रजिस्ट्रार कार्यालय का पक्ष जानना चाहा, तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। अब सवाल यह है कि अगर नियम साफ है तो किसानों से वसूली का यह खेल किसके शाह पर चल रहा है? और आज हमारी यहाँ पर कल की रणनीति बन रही थी, कल महापंचायत की, तो एक किसानों द्वारा शिकायत आई थी कि कुछ एक्स्ट्रा शुल्क लिया जा रहा है। तो इस विषय में रजिस्ट्रार महोदय से मिले थे और वो सारी जो समस्या है उन्हें बताई गई और उन्होंने आश्वस्त किया कि 5 लाख तक के लोन पर कोई शुल्क नहीं है और उससे ऊपर है वो स्टाम्प लगता है 100 रुपए का, जितना ऊपर होगा तो वो सारी स्थिति साफ हो गई। उन्होंने कहा कि मेरे साथ 5 सीधे किसान आए और कोई ऐसा एक्स्ट्रा शुल्क नहीं लिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर है देहरादून से, जहां उत्तराखंड सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों में सुरक्षा को लेकर नई एसओपी जारी की है, जिसके बाद अब किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति सरकारी दफ्तरों में प्रवेश नहीं मिलेगा। यह कदम बेसिक शिक्षा निदेशक से कथित मारपीट के बाद लिया गया है, जिसमें भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ का नाम भी सामने आया था। नई गाइडलाइन के अनुसार अधिकारियों से मिलने से पहले अपॉइंटमेंट लेना अनिवार्य होगा। सभी दफ्तरों में डिजिटल विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम और अलार्म लगाए जाएंगे। साथ ही वीआईपी भी अपने सुरक्षाकर्मी के साथ नहीं जा पाएंगे। एक समय में 2 से ज्यादा लोग किसी अधिकारी से नहीं मिल सकेंगे और निर्वाचित जनप्रतिनिधि के साथ अधिकतम 3 लोग ही अधिकारी से मिल पाएंगे। चलिए अब नजर डालते हैं उत्तराखंड के मौसम की खबर पर, जहां उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। बता दें, भारत मौसम विज्ञान विभाग मतलब आईएमडी ने 26 फरवरी से 3 मार्च तक बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। विशेष रूप से राज्य के पर्वतीय जिलों से जैसे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में हल्की से मध्यम दर्ज की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट आएगी और पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम ठंडा और खराब रहने की संभावना है। इधर प्रशासन ने स्थानीय लोगों, यात्रियों और किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विशेष रूप से पहाड़ी मार्गों पर फिसलन बढ़ने की आशंका को देखते हुए वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील की गई है।
अब खबर है उधम सिंह नगर से, जहां उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के निर्माणाधीन एम्स किच्चा परियोजना को लेकर जिला प्रशासन अब पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। बता दें कि जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने आज निर्माण स्थल का औचक निरीक्षण किया और कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। बता दें, निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण एजेंसी नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को निर्देश दिए कि श्रमिकों को और उपकरणों की संख्या तुरंत बढ़ाई जाए। जिलाधिकारी ने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कार्यों में तेजी लाने, नियमित मॉनिटरिंग करने और कार्य प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। हम लोगों ने किया था जो हमारा एम्स का जो माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय सीएम साहब का बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसको हम लोगों ने आज यहाँ पे देखा और यहाँ पे हम लोग देखा कि अभी इनको जो इन्होंने अपना टाइमलाइन लिया है 5.5 महीने में पूरा स्टार्ट करने का किया है और ओपीडी 15 अगस्त से करने की शुरुआत की गई है। तो इनको पूरा वो निरीक्षण करके ये इंश्योर किया जा रहा है कौन से कार्यों को पहला कर सकें ताकि ओपीडी की शुरुआत यहाँ पे हम लोग कर सकें। इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि अभी जो हमारी हॉस्पिटल बिल्डिंग है वो अभी इस स्थिति में नहीं है कि क्या उसमें पूरे काम अभी हो जाए, तो हम लोग फेज़ वाइज में इसको लेकर टेकअप करना चाह रहे हैं और हर फेज़ में ये कोशिश की जाएगी कि उससे नेक्स्ट जो हमारा ओपीडी के बाद जो हमारी नेक्स्ट फैसिलिटीज़ है उनको भी हम लोग ऐड ऑन कर पाएँ। तो हम लोगों ने ये भी देखा है कि जो एंसिलरी बिल्डिंग्स हैं वो लगभग कंप्लीशन पे हैं और जो हमारे नर्सेज और जो रेजिडेंशियल ब्लॉक्स हैं वो भी लगभग कंप्लीशन पे हैं। तो सारा फोकस इनको हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग पे पूरा करना है और इसकी पूरी मॉनिटरिंग हमारी एक संयुक्त टीम जो हमारे एसडीएम साहब, सीएमओ साहब और एक्सीएन साहब द्वारा की जाएगी। इसको हर 2 हफ्ते आते वो यहाँ पे रिपोर्ट भेजेंगे ताकि 15 जुलाई की जो डेडलाइन रखी गई है उसको अचीव किया जाए। सर तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।